गुड मॉर्निंग। ये जीएस बीपीएससी 67 जीएस पेपर डिस्कशन की प्रक्रिया के सेकंड वीडियो में ये जीएस पेपर 2 का एक लमसम आपको क्या अप्रोच होना चाहिए, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आए हैं और आंसर का क्या तरीका होना चाहिए था, ये डिस्कशन करने के लिए आपके बीच में आया हूं, जिससे कि 68th के लिए आप एक अपना अप्रोच तय कर सकें कि कैसा पेपर, कैसे हमें 68th के लिए हमें अपना मेंस का क्या स्ट्रेटजी, टॉपिक का, कंटेंट का और आंसर लिखने का, ठीक है, क्या अप्रोच होना चाहिए, ये तय किया जा सके। इसका ये उद्देश्य है। जो 67 दिन जो बीपीएससी दे रखे हैं, वो मैं एक अपनी तरफ से जो भी लमसम एक डिस्कशन कर रहा हूँ। आप ऑप्शनल का एग्जाम देने के बाद अपना एक डमी क्रिएट करिएगा। डमी क्रिएट करने का मतलब कि भाई पेपर 1 का जो क्वेश्चन आपने लिखा है उसको आपने कैसे लिखा है, एकदम उसका एक पूरा उत्तर लिखने के बदले आपने क्या क्या उसका एक फॉर्मेट, सारे क्वेश्चन का जो 8 क्वेश्चन आपने कर उसका एक फॉर्मेट, जीएस पेपर 2 का भी एक फॉर्मेट और ऑप्शनल का भी एक फॉर्मेट, जो आपके अपने टीचर होंगे जिनके संपर्क में हैं या आपका अपना कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप में आप इस फॉर्मेट को डिस्कस करके आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको सजेस्ट करें कि जो 38 नंबर है उसमें कितना मार्क्स उसमें आ सकता है और फिर जो 36 मार्क्स वाले हैं उसमें कितना मार्क्स आ सकता है, आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना इंटरव्यू का बीपीएससी 67 के इंटरव्यू के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज जो लोग बीपीएससी 68 देने वाले लोग हैं उनको वो इस तरह के डिस्कशन से या इस तरह के पेपर को देख करके आप आगे के लिए अपनी रणनीति, मेंस की रणनीति तय कर सकते हैं। आ जाइए पेपर के ऊपर आते हैं। तो इसमें जैसे मुझसे जो लोग जिनकी बात हुई मेंस के पेपर के बाद जिनकी बात हुई, तो उनका सीधा सीधा यही था कि भाई जैसा कि जीएस पेपर 1 में था कि जीएस पेपर 1 बिल्कुल पैटर्न पे था। हिस्ट्री कल्चर से 6 क्वेश्चन आया था, 3 लिखना था, सारे के सारे। जो लिस्ट है जो हमने 4-5 अक्टूबर 2022 को जो यूट्यूब पे एक जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 के लिए जो हमने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनवाया हुआ है, लिखवाया हुआ है, हिस्ट्री कल्चर वाले में से जो लिस्ट ऑफ 17-18 टॉपिक हम बार बार बोलते हैं, उसमें से जो 6 क्वेश्चन टॉपिक आया हुआ उसमें से 5, उसमें से जो 17 टॉपिक हमने दे रखा है उसमें से 5 टॉपिक आया हुआ है, 5 क्वेश्चन आया हुआ है, आपको 3 लिखना है। और ये 17-18 ही 68th वाले लोगों के लिए भी आगे ये 17-18 जो टॉपिक हिस्ट्री कल्चर के है उसी का कंटेंट, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन और उसी को लिखने का प्रैक्टिस वो करना चाहिए। आपको लिखने वाले 3 क्वेश्चन 68 में भी जरूर आ जाएंगे। बीपीएससी का जो मेंस का पैटर्न है उस पैटर्न को ध्यान में रखा जाए तो ठीक है। जीएस पेपर 2 के बारे में ये एक जनरल परसेप्शन ये बन जाता है कि भाई जीएस पेपर 2 में डिफिकल्ट एरियाज हैं, पॉलिटी है या इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी है और साइंस टेक्नोलॉजी, ये कई बार टॉपिक को थोड़े से आगे पीछे भी करते हैं ये, ठीक है। तो आगे पीछे करते हैं तो इस कारण जीएस पेपर 2 के बारे में अलग अलग कैंडिडेट का अलग अलग ओपिनियन होता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जो कोचिंग की बात है, हमारी बात है, तो हम लोग जनरली बोलते हैं कि एक स्टेटमेंट क्लास में यूज करते हैं कि जो सफल होते हैं वो 10% का 100% यूज करते हैं और जो असफल होते हैं वो 100% का 10% यूज करते हैं। क्या हुआ? 10% नॉलेज को 100% उपयोग करना और दूसरे जो होते हैं वो 100% का 10%। क्या इसका मीनिंग हुआ? आपके पास जो माने बातों का याद होना जरूरी है, कुछ बातें अगर याद है, 10% बातें भी अगर याद है तो उसको आप अपने लैंग्वेज का यूज करके, अच्छा प्रेजेंटेशन का तरीका यूज करके आप सफल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने पता चला कि बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रखा है और एग्जाम हॉल में जा रहे हैं तो वहाँ कुछ याद ही नहीं आ रहा है, तो 100% हमने कवरेज किया और पता लगा कि 10% ही यूज एग्जाम में हो पा रहा है, तो फिर रिजल्ट नहीं मिलता है। स्मार्ट तरीका यही होता है कि 10% का 100%। और उस क्रम में कोचिंग में जाएंगे तो जो लिमिटेड टाइम हमारे पास होते हैं, हम टॉपिक अगर के पास अगर पहुंच गए, अब ये कोचिंग से उम्मीद करना कि भाई हम एकदम जैसे एज इट इज, जैसा पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है एज इट इज क्लास से आ जाए तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि 8 क्वेश्चन जो लिखने वाला है उसमें से 4 क्वेश्चन सीधे सीधे क्लास आ जाए, 5 क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाए, तो भी मुझे लगता है कि हमने अपना रोल परफॉर्म कर दिया। बाकी जो क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन जो सीधे नहीं आया, अगर उसका टॉपिक अगर क्लास में कवर किया हुआ है या टेस्ट पेपर में कवर किया हुआ है तो भी हमें एक छोटा सा क्रेडिट जरूर मिलना चाहिए कि हमने भी प्रयास किया। क्योंकि पेपर सेट करने वाला निश्चित रूप से हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता है, वो अपना माइंड यूज करता है। लेकिन टॉपिक अगर टच हो जाए, अगर ऐसा क्लास में मान लीजिए भारतीय संसद क्लास में कराया गया और संसद से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, क्लास में जुडिशरी कराया गया और उससे रिलेटेड कोई जुडिशियल एक्टिविज्म पे क्वेश्चन आ जाए,
ठीक है, इंडस्ट्री क्लास में कराया गया, भारत और बिहार के संदर्भ में इंडस्ट्री कराया गया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। नैनो टेक्नोलॉजी क्लास में कराया गया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर कराया गया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आ जाए, ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाता है तो फिर इसको पॉजिटिव तरीके से, और सबसे बड़ी बात है कि भाई आप एसडीएम बनने जा रहे हैं, एकदम से कैसे कैसे हो सकता है कि भाई हम आपको 100 पेज लिखवाएं और वो 100 का 100 उसमें आ जाए, ठीक है, तब तो फिर कैसे सिलेक्शन कैसे हो पाएगा? आपकी इंटेलेक्चुअलिटी, एक कंटेंट आपको दिया गया, आप उस पर आधारित क्वेश्चन आए और उस क्वेश्चन को आप अपना माइंड यूज करके फिर उस क्वेश्चन के डिमांड को आपने पूरा करने की कोशिश किया। देखते हैं कि कैसे टॉपिक और फिर उसका कंटेंट और क्या किस तरह के ओरिएंटेशन को बीपीएससी ने पकड़ा है। इसमें देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पॉलिटी का क्वेश्चन है ये। अब यहां पर एक बात देखो, हमने बार बार कहा है कि जब भी ये स्टेटमेंट, आप हमारा कोई भी जो यूट्यूब पे डिस्कशन पड़ा हुआ है क्वेश्चन का, आप उसको देखिएगा, मैंने हमेशा बोला हुआ है कि कभी भी क्वेश्चन के स्टेटमेंट पर नहीं जाना चाहिए। स्टेटमेंट इन्वर्टेड कमा में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उस तरह का नहीं जाना चाहिए। आप क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ करके, ठीक है, आप उसकी डिमांड को आइडेंटिफाई करिए। आप देखिए उसमें जो लास्ट वीडियो की ही बात मैं कर रहा हूँ, जो जीएस सेकंड पेपर का डिस्कशन हमने जो आज था, इसके टेस्ट सीरीज का जो डिस्कशन पेपर है, जो हम 30 दिसंबर के पहले 8-9 दिन पहले जो हमने यूट्यूब पे डाला था, अंतिम शब्द अंतिम सुझाव के रूप में, ठीक है, तो उसमें आप जाके देखिए, हमने बार बार कह रखा है कि भाई चाहे जब भी डिस्कशन के लिए हम आते हैं तो क्वेश्चन को फेस करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि ये क्वेश्चन मेरे सामने है, इस क्वेश्चन के डिमांड को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं पहले, और डिमांड को आइडेंटिफाई करके उसको उसका आंसर दे देते हैं। उसका एक इंट्रोडक्शन, डिमांड को आइडेंटिफाई करके उसको तीनों उसको इंक्लूड करते हुए एक इंट्रोडक्शन बना देते हैं और उसका फिर आंसर, उसका रिप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन वो हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्तियां विशाल तो हैं पर असीम नहीं। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए और इस प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती है, ठीक है। द इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट ए सोवरेन legislature, it has vast but not unlimited powers, ठीक है। Comment on this statement and highlight as why the Indian Parliament cannot be equated with British, ठीक है, counterpart। तो इसमें है काउंटरपार्ट, तो इसमें जाएंगे तो आप देखिए इसको, इस तरह के क्वेश्चन मान लो जो सब पूछा गया, तो क्वेश्चन में क्या है भाई, भारतीय संसद, एक तो फर्स्ट पार्ट हो गया भारतीय संसद, दूसरा होता है कि स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी सोवरेनिटी, ठीक है। दूसरा दो सेकंड पार्ट हो गया, इसकी शक्तियां विशाल तो हैं, माने ये स्वायत्त विधानमंडल और शक्तियां, माने भारतीय संसद, उसकी शक्तियां, और उसी में आ जाता है शक्तियों की सोवरेनिटी को चेक करना कि किस किस मामले में ये सोवरेन है और किस किस मामले में ये सोवरेन नहीं है, ठीक है, और उससे कंक्लूजन निकालना कि कई मामलों में ये सोवरेन है लेकिन अनेक मामलों में ये सोवरेन नहीं है, इसकी शक्तियां विभिन्न कंडीशंस के साथ हैं, और उसके बाद है ब्रिटिश पार्लियामेंट से इसकी तुलना करना, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या आ गया, 4 पार्ट है, एक पार्ट है भारतीय संसद, दूसरा पार्ट है उसकी शक्तियां, तीसरा पार्ट है उस शक्तियों की समीक्षा, और चौथा पार्ट है ब्रिटिश पार्लियामेंट से उसकी तुलना। 4 पार्ट में क्वेश्चन था, ओवरऑल टॉपिक था संसद। आप जो जीएस सेकंड पेपर का आप क्वेश्चन उठा के देखिए, हमने तीसरा या चौथा क्वेश्चन संसद के ऊपर पूछा हुआ है, लोकसभा राज्यसभा के शक्तियों के बीच तुलना, और उसमें संसद का वित्तीय और प्रशासनिक मामलों पे नियंत्रण, ये हमने क्वेश्चन पूछा हुआ था। और हमने डिस्कशन में ये बोल रखा है, वही जो पेपर के 8 दिन पहले जो वीडियो डाल रखा है उसमें हमने बोल रखा है कि ये क्वेश्चन पूछने का उद्देश्य मेरा ये है कि मैं संसद पर आपका अटेंशन ले जाऊं, कि आप जब पॉलिटी की तैयारी करिए तो संसद को भी पढ़ लीजिए। उस पेपर में जो भी हमने टॉपिक शामिल किया था, हर क्वेश्चन में हमने बोल रखा था कि इस पेपर में क्वेश्चन को, इस टॉपिक को शामिल करने का उद्देश्य था कि आपका ध्यान उस टॉपिक की ओर ले जाऊं, क्योंकि वो टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट लगा था। और संसद पे हमने लास्ट जो जीएस सेकंड पेपर का टेस्ट है उसमें हमने संसद पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, और क्वेश्चन, हाँ, निश्चित रूप से लैंग्वेज अलग होगा, कंटेंट की बात है। दूसरा क्वेश्चन था
बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समस्या और भविष्य में इनकी संभावनाओं की चर्चा करिए। जांच कीजिए सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या के रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। ये क्वेश्चन डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन इंडिया एंड द प्रोस्पेक्ट इन फ्यूचर विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ बिहार, एग्जामिन एज टू हाउ द प्रॉब्लम ऑफ। ये जो क्वेश्चन था, आप देखिए टेस्ट सीरीज में हमने कितना बार, हमारा प्रिय, आप 4-5 अक्टूबर का लिस्ट उठा के देखिए तो 4-5 अक्टूबर की लिस्ट में हमने केंद्र राज्य संबंध, उभरती चुनौतियां या इमर्जिंग ट्रेंड्स, इवन उस दिन भी जो हमने ये क्वेश्चन पूछ रखा है, जो जीएस सेकंड पेपर का जो लास्ट है उसका पॉलिटी का क्वेश्चन उठा के देखिए, हमने केंद्र राज्य संबंध और उसमें जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, इसमें ओरिएंटेशन, सेकंड पार्ट का ओरिएंटेशन थोड़ा डिफरेंट है बिहार के संदर्भ में। क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन था, थर्ड, भारतीय क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय का वर्णन कीजिए। क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता के संतुष्ट करने के लिए राजनीतिक दलों का अस्तित्व अच्छा है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ये। अकाउंट फॉर द इमर्जेंस ऑफ रीजनल पार्टीज इन इंडिया। डू यू थिंक द एग्जिस्टेंस ऑफ the regional parties is good for satisfying the regional aspiration? लोहिया जी ने क्लास में इसको करा रखा है। पॉलिटी का हर टीचर, जो भी मैं पॉलिटी नहीं पढ़ाता हूँ, पॉलिटी के जो भी टीचर पढ़ाए होंगे इस तरह के टॉपिक को जरूर कराए होंगे। कोलिजन गवर्नमेंट, मिलीजुली सरकारें और क्षेत्रीय पार्टियां और राष्ट्रीय पार्टियां और ये सब। नेक्स्ट, एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी हैविंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू in the silent feature of the Constitution of India. Do you think judicial activism है? ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। ये टेस्ट सीरीज में भी मैंने पूछते पूछते बोर हो गए थे कि इतना कितना बार पूछे। लास्ट वाले में हमने क्या किया, लास्ट जो सेकंड पेपर की बात कर रहा हूँ उसमें हमने आपका सुप्रीम कोर्ट की ओर अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए जो कॉलेजियम का डिस्प्यूट चल रहा है, इस कॉलेजियम का डिस्प्यूट के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेकिन उसके पहले के टेस्ट सीरीज में जुडिशियल एक्टिविज्म बड़ा कॉमन क्वेश्चन था। आप जरूर इसकी तैयारी अच्छे से करके गए होंगे और इसको टीचर भी क्लास में जब जुडिशरी पढ़ाते हैं तो एक्टिविज्म पढ़ाते हैं। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो जो पॉलिटी का क्वेश्चन है वो पॉलिटी के क्वेश्चन में ओरिएंटेशन थोड़े जरूर चेंज है। कंटेंट, किसी भी टॉपिक में कंटेंट डिफरेंट नहीं है। जो कोर इशू है वो कोर इशू कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है। भारतीय संसद ये कोर इशू है, उसमें स्वायत्ता ये बड़ा कॉमन है। स्वायत्ता वाला, सोवरेनिटी वाला जो इशू है वो कॉमन है। जब इसकी तैयारी इंडियन पार्लियामेंट की कोई तैयारी करेगा और ब्रिटिश पार्लियामेंट से तुलना, अगर आप थोड़ा भी अगर पढ़े हैं तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट सोवरेन है। क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में कहा जाता है कि बस वो केवल मेल को फीमेल और फीमेल को मेल ऐसा ही बस नहीं कर सकते, अदरवाइज ब्रिटिश पार्लियामेंट हर काम करने के लिए। इंडिया में जाएंगे तो ऐसा नहीं है, भारतीय पार्लियामेंट को इतनी असीम शक्तियां नहीं दी गई हैं, लेकिन अनेक मामलों में इसकी सोवरेनिटी है, कई मामलों में इसका, ठीक है, इसको सोवरेनिटी नहीं है। इसके जो भी बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई, अगर मान लीजिए कोई कानून इसके द्वारा बनाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसका रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कई मामलों में इस तरह का है। तो ये बड़ा साधारण सा, जो पॉलिटी नहीं जानते हैं वो भी इस टॉपिक को जानते हैं। तो इसमें इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर क्वेश्चन था। दूसरे वाले में जाएंगे तो इसमें सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन था। ओरिएंटेशन जरूर थोड़े अलग थे। तो आप भाई एसडीएम बनने जा रहे हैं, आपसे उम्मीद की जाएगी कि इस तरह के ओरिएंटेशन को आप हैंडल कर लें। तीसरा क्वेश्चन था कि इसमें क्षेत्रीय दल, राजनीतिक दल, और ये कॉमन क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन में जाएंगे तो जुडिशियल एक्टिविज्म और ये सब कोई अनकॉमन क्वेश्चन नहीं है। तो 4 में से 3 आपको लिखने थे। 3 के 3 क्वेश्चन, जो टॉपिक था वो कॉमन था, कंटेंट भी कॉमन है, ओरिएंटेशन किसी किसी क्वेश्चन में ओरिएंटेशन थोड़े डिफरेंट है, वो आपको क्लास में बैठ के हैंडल करना पड़ेगा। नेक्स्ट जाएंगे तो जो इकोनॉमी वाले सेक्शन में जाएंगे तो इकोनॉमी वाले सेक्शन, प्रेजेंट पिक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बिहार एंड कंपेयर विथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इंडिकेट द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस ऑफ इन द स्टेट एंड illustrate the recent remedial steps taken by the government of Bihar to improve the condition. अच्छा, ये तो ऐसा नहीं लगता है कि जो हम लोग क्लास में इकोनॉमी का जब टॉपिक कराते हैं, जब इंडस्ट्री कराते हैं, चाहे हमेशा से हम बोलते हैं, क्या क्वेश्चन था, देखो, बिहार में औद्योगिक विकास के चित्र प्रस्तुत कीजिए तथा भारत के संदर्भ में। हम नहीं बताते हैं कि भाई इकोनॉमी में जब आते हैं कि भाई एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, ये फैक्ट्स आप अपने पास जरूर रखिएगा। जीएसडीपी में इसकी क्या भागीदारी है, ग्रोथ की क्या स्थिति है, बड़े उद्योग कितने हैं, छोटे उद्योग कितने हैं, ये सारे कौन कौन से बिहार में इंडस्ट्री, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं, नेशनल लेवल पे क्या है। तो ये फैक्ट की बात बार बार मैं करता हूँ। लोग बोलते हैं कि नहीं भाई फैक्ट क्या होगा यहाँ पे, लेकिन आप हमारा कोई भी वीडियो उठा के देखिए, सब वीडियो में जब भी, और ये तो एकदम से, ये तो ऐसा लगता है जैसे नोट से ही उठा के रखा हुआ है।
हमने बिहार सरकार द्वारा सारे जितने भी पॉलिसी डिसीजन लिया गया है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे से जितना भी वहाँ पे बियाडा के द्वारा या उद्योग मित्र के द्वारा या स्टार्टअप 2.0 है, स्टार्टअप 1.0 2017 का था, स्टार्टअप 2.0 2022 का है बिहार सरकार का। भाई इथेनॉल पॉलिसी आया, जो ऑक्सीजन पॉलिसी आया, टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसीज आया हुआ है, ठीक है। इस तरह के सारे कानून का नाम लिखवाया हुआ है, सारे स्टेप्स लिखवा रखा है, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट समिट किया गया उसको शाहनवाज हुसैन जी का कितना बार ये सब चर्चा करके, तो ये क्वेश्चन तो ऐसा, इसमें कुछ भी भारत सरकार के साथ ये सारा एक टॉपिक के रूप में हूबहू, तो ये कोई अनकॉमन बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को लिखना चाहिए था आपको, ठीक है। जो भी आस्थाई से जुड़े हुए लोग हैं उनको जरूर लिखना चाहिए था ये क्वेश्चन। जो उसमें जो टेलीग्राम चैनल पे हमने जो इकोनॉमी के क्लास नोट्स को हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में सब शेयर कर दिया था, 10 दिन पहले ही शेयर कर दिया था सारा, पहले से भी लोगों के पास ये टॉपिक है। और उसमें भी ये टॉपिक हमेशा से, जब भी इंडस्ट्री में हम जाते हैं तो औद्योगिक विकास की वर्तमान स्थिति और औद्योगिक विकास की चुनौतियां और उन चुनौतियों को दूर करने के लिए उपाय, और सब में वर्तमान स्थिति बिहार भारत सरकार, चुनौतियां बिहार भारत सरकार, उपाय बिहार भारत सरकार, ये बांट करके हमने करा रखा है ऑलरेडी इस टॉपिक को। एक अच्छा टॉपिक था, इसको आपको आंसर लिखना चाहिए था। इसमें से 4 में से इसका जो जीविका, सब बिहार के लोग, हर आदमी बिहार के लोग जानते हैं जीविका को लेकर के, ये क्वेश्चन एक तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, स्कीम पर आधारित क्वेश्चन था, और ये सीडीपीओ में या अदरवाइज में भी क्वेश्चन ये पूछा गया था। बिहार सरकार की फ्लैगशिप योजना है, हमने क्लास में इस जीविका को नहीं कराया था, रेफरेंस में जरूर करा रखा है, कई जगह पे करा रखा है कि औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय के रूप में महिलाओं के संदर्भ में अदरवाइज जाएंगे, लेकिन हमने ये ऐसा हेडिंग लिखवा करके जीविका नहीं करवा रखा है। लेकिन ये क्वेश्चन बीपीएससी की तैयारी करने वाले लोग जीविका के बारे में हमसे ज्यादा जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद 2 हो गया नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स में, और उसके व्हाट स्टेप्स हैज बीन टेकन सफिशिएंट सपोर्ट टू 18th आउट ऑफ 19th, माने जो है नीति आयोग और उसकी उपलब्धियां और उसकी समीक्षा, ये सब हमने करा रखा है। अब उस पर आधारित एक क्वेश्चन, उसमें किसी भी राष्ट्र के जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य का सीधा संबंध भोजन और आहार संबंधी सुरक्षा से होता है। भारत उत्पादन, उत्पादकता, खाद्य की उपलब्धता, बागवानी उत्पादन आदि मामले में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। उपयुक्त परिश्रम बिहार में कृषि में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका की चर्चा करिए। कितना कॉमन, कितने बार बताया हुआ, कितने तरीके से बता रखा है इस टॉपिक को, ठीक है। मैंने जो इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट को डिफाइन करके, और उसके बाद ये वाला जो कृषि में विज्ञान प्रौद्योगिकी के उपयोग को, ठीक है, ये बता रखा है कुछ टॉपिक को कि कैसे इसके लिए जो भारत सरकार की योजना है, कई सारे सबमिशंस हैं, SMAE, SMAM, SMPP, SMSP, सबमिशन फॉर एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, सबमिशन फॉर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसमें होगा, सबमिशन फॉर सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल, सबमिशन फॉर प्लांट प्रोटेक्शन, ये 4 सबमिशंस थे। इनके अलावा जाएंगे तो मृदा में विज्ञान प्रौद्योगिकी, बीजों में विज्ञान प्रौद्योगिकी, उसके बाद उर्वरकों में विज्ञान प्रौद्योगिकी, ठीक है, 2 तरह का, एक केमिकल फर्टिलाइजर और बायो फर्टिलाइजर, और फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। फिर उसके अलावा जाएंगे पेस्टिसाइड्स में, उसके अलावा जाएंगे तो सिंचाई में, इरिगेशन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद जाएंगे तो एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, कृषि में आधुनिक उपकरणों का उपयोग को लेकर के बिहार सरकार द्वारा क्या, भारत सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है। इसके अलावा जाएंगे तो आपका खाद्य प्रसंस्करण में विज्ञान प्रौद्योगिकी, पशुपालन को भी उसमें इंक्लूड किया हुआ है हमने, उसमें कैसे विज्ञान, डेयरी फार्मिंग वगैरह में किस तरह से विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। तो ये सब विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, और फिर उत्पादकता बढ़ाना, और उससे फिर खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये टॉपिक था, ये दूसरा टॉपिक था, एक अनकॉमन टॉपिक नहीं था। ये 7 नंबर क्वेश्चन था। 6 नंबर ये था जीविका का। तो इकोनॉमी वाले में 5, 6, 7, और उसके बाद अच्छा 7, 8 नंबर कहीं है होगा, 8 नंबर इसके बाद है, ये है 8 नंबर। 8 नंबर, बिहार राज्य में विद्यमान प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखिए। इनमें तो बालू, और ये जो बालू है, या बिहार में मुख्य रूप से जो औद्योगिक संसाधन थे वो बालू ज्योग्राफी वगैरह में, या जो भी बिहार के संसाधन पे, तो ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन था, बिहार में के बारे में पूछा हुआ था। तो बिहार में 2 ही औद्योगिक संसाधन मुख्य रूप से विद्यमान, प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखिए। राइट द मेजर नेचुरल रिसोर्सेज एग्जिस्टिंग इन बिहार स्टेट, आउट ऑफ दीज सेलेक्ट एनी 2 एंड सो द पॉकेट्स वेयर they are found and narrate their importance in Bihar economic development.
ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन का मतलब यहाँ पे अब प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, क्वेश्चन इसका है ओरिएंटेशन, अदरवाइज लिखने जाएंगे तो प्राकृतिक संसाधन में तो कई सारी चीज़, भाई नेचुरल रिसोर्सेज में तो कई सारी चीज़ें आ जाएंगी। नेचुरल रिसोर्सेज में मैंने जो पानी है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी नेचुरल रिसोर्स है, या जाएंगे तो मृदा जैसे मिट्टी है वो भी एक प्राकृतिक संसाधन है, उस तरह से जाएंगे तो बालू है वो भी प्राकृतिक संसाधन है, उस तरह से जाएंगे तो जिप्सम वगैरह के जो होते हैं, जो उधर भभुआ और जो कैमूर वगैरह एरिया में पाया जाता है, जो सीमेंट वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो भी नेचुरल रिसोर्स में आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन जो मुख्य रूप से पूछ रहा है वो बालू और जो जिप्सम वगैरह पाया जाता है, जो कैमूर वगैरह के एरिया में जो पत्थर पाए जाते हैं, उसको लेकर के ये क्वेश्चन है ये, और आपको उस पर फोकस करके इसमें लिखना चाहिए था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसमें था। तो खैर, तो फिर भी जाएंगे तो 3 नीति आयोग वाला क्वेश्चन, एक तरह से जो 8 नंबर 4 क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो एक ये आपके पास सफिशिएंट क्वेश्चन थे, नीति आयोग वाला क्वेश्चन था, प्लस ये इसमें जाएंगे तो यहाँ पर ये जीविका वाला क्वेश्चन था, और फिर ये बिहार में औद्योगिक विकास का, ये 3 क्वेश्चन आपके पास थे। अगर किसी का जीविका तैयार नहीं था तो नेचुरल रिसोर्स वाले क्वेश्चन को आप चाहेंगे तो लिख सकते थे, ठीक है। अब उसके बाद जाएंगे तो फिर आता है ये साइंस टेक्नोलॉजी में। साइंस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन सामान्य थे। ये प्रौद्योगिकी एक वरदान से अधिक अभिशाप है, पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि करिए। टेक्नोलॉजी बीइंग मोर ऑफ ए कर्स देन अ ब्लेसिंग जस्टिफाई द स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अब ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन खूब सीडीपीओ में भी शायद पूछा हुआ था। पीछे जो 3 मेंस के एग्जाम हुए थे, एओ का, डबल एओ का और सीडीपीओ का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। जब पूछा हुआ था क्लास में हम लोगों ने कई बार इस बात की डिस्कशन किया कि किस तरह से विज्ञान, लेकिन ओरिएंटेशन हमेशा इसमें ध्यान रखिएगा। ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के संदर्भ में पूछ रहा है, प्रौद्योगिकी एक वरदान से अधिक अभिशाप है, आप इसको, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में भी आप इसको निगेटिव न लिख करके इसको पॉजिटिव ही लिखेंगे, स्टेटमेंट से सहमत नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें ये था। तो और दूसरा था उसके बाद 10 नंबर 11 नंबर में जाएंगे, बिहार में बाढ़ प्रभावित और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके। ये ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन में लोग कराया हुआ है, ये अदरवाइज प्री डिजास्टर, डिजास्टर, पोस्ट डिजास्टर में बांट करके आप कर सकते हैं। बिहार में बिहार सरकार द्वारा इसके लिए क्या किया जा रहा है, जैसा हमने क्लास में इस टॉपिक को नहीं कराया है, साइंस टेक्नोलॉजी वाले में नहीं कराया है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन को उठा करके यहाँ पे पूछा हुआ है। लेकिन जो ज्योग्राफी के टीचर हैं वो बिहार के संदर्भ में आपदा प्रबंधन ये टॉपिक कराते रहे हैं। लास्ट टॉपिक इसमें था वो एक नीति आयोग वाला क्वेश्चन आया हुआ था, सॉरी, नैनो टेक्नोलॉजी में लोगों का जीवन बेहतर, ये हूबहू क्वेश्चन है। ये क्लास में हमने करा रखा है, डायग्राम बना बना के हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में सब में करा रखा है। तो 2 क्वेश्चन इसमें से लिखना था। 2 क्वेश्चन में एक ये वाला क्वेश्चन नैनो टेक्नोलॉजी वाला और विज्ञान वरदान अभिशाप वाला क्वेश्चन को लिख करके आप अच्छे से इसमें से बाहर निकल सकते थे। इस टॉपिक में जाएंगे तो बिहार, अगर ये बाढ़ वाला अगर याद हो तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, या प्रौद्योगिकी वरदान या अभिशाप है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। या ये एक तरह से कहा जाए तो ये जो क्वेश्चन था कृषि में विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर भी था। तो थोड़े से देखो टॉपिक फिर यहाँ पर भी जाए तो किसी भी क्वेश्चन में आप जाके देखिए टॉपिक अनकॉमन नहीं है। क्या है, हमने जैसे पॉलिटिक्स आपको डिस्कस कर दिया है, कोई भी टॉपिक अनकॉमन नहीं था। इकोनॉमी में भी जा रहे हैं तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और वो औद्योगिक विकास, बिहार भारत कारण उपाय, ये अनकॉमन नहीं है। उसके बाद जाएंगे तो ये जा रहे हैं जीविका, अनकॉमन टॉपिक नहीं है। पहले भी इसके पहले एग्जाम हुआ था, मेंस का एग्जाम हुआ था, एओ, डबल एओ और ट्रिप और सीडीपीओ, उसमें पूछा हुआ था, अनकॉमन नहीं था ये। नीति आयोग वाला क्वेश्चन भी कृषि में विज्ञान प्रौद्योगिकी, ये भी अनकॉमन नहीं है। और उसके बाद वरदान, विज्ञान वरदान अभिशाप, साइंस टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल पार्ट हमने क्लास में करा रखा है। और उसके बाद जाएंगे ये आप बिहार में आपदा प्रबंधन और विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग, ये कोई अनकॉमन क्वेश्चन नहीं है, बड़ा साधारण सा क्वेश्चन था। और फिर आते हैं ये नैनो टेक्नोलॉजी वाला जो क्वेश्चन था, ये नैनो टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन था, ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पेपर ये इस बैकग्राउंड में जो कुछ भी दे रहा है, तो यहाँ पे हमने जो 4-5 अक्टूबर को जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स लिखवा रखा है साइंस टेक्नोलॉजी का या बाकी सब्जेक्ट का, तो वहाँ से उसको बेस बना करके बीपीएससी 68 के मेंस की तैयारी की जाए तो क्वेश्चन टॉपिक टकराएगा पक्का। अब रह गई बात कि जो टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन का ओरिएंटेशन का लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है, डिमांड थोड़ा बहुत हिल सकता है। ऐसा नहीं होगा कि सीधे सीधे जो क्लास में कराया जा रहा है वो सीधे वहां पे, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी वाला सीधे सीधे ही था, ठीक है। वो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला टॉपिक है, उसमें साइंस टेक्नोलॉजी वो सीधे सीधे टॉपिक है,
जो ज्योग्राफी वगैरह में। तो ऐसे क्वेश्चन तो सीधे सीधे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि हो सकता है जिसका लैंग्वेज आगे पीछे हो, आपको लैंग्वेज के डिमांड के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को शेप देने की जरूरत पड़े, और इसके लिए टेस्ट सीरीज होता है, इसके लिए क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस तो किए जाते हैं। इसी तरह के ओरिएंटेशन को अलग अलग ओरिएंटेशन में, एक बास्केट ऑफ इंफॉर्मेशन को अलग अलग ओरिएंटेशन में यूज करने के लिए ही तो टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस किया जाता है। अदरवाइज तो टॉपिक से ही काम हो जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बीपीएससी 68 वाले लोगों के लिए ये है कि एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है, उसका एक कंटेंट पर कमांड रखिए, और फिर उसके बाद अलग अलग उस कंटेंट से रिलेटेड अलग अलग ओरिएंटेशन के क्वेश्चन को लिखने का प्रैक्टिस करिए। एग्जाम हॉल में जाएंगे तो अगर इस तरह का प्रैक्टिस अगर किया हुआ है तो आपको कठिनाई नहीं होंगी जीएस सेकंड पेपर में। यहाँ पर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर लिबरल होकर के मार्किंग किया जाएगा तो इसमें भी जो लोग अच्छे से चीज़ों को प्रेजेंट किए होंगे, अपना जो नॉलेज था उस नॉलेज को अगर अच्छे से प्रेजेंट किए होंगे तो यहाँ पर भी अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, तो ये एक एक मेरी तरफ से एक ये है। और हम लोगों ने मेहनत किया था जीएस सेकंड पेपर में, जैसे आस्था इसमें जाएंगे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में, तो बहुत ज़्यादा मैंने हमें भी अपने अपने जो अप्रोच है उस अप्रोच पे कोई क्वेश्चन मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम फिर अपना आगे भी 68th में या 69th में भी अपने जो 67th के लिए जो प्रिपरेशन का अप्रोच था, प्रिपरेशन कराने का जो अप्रोच था, उसी अप्रोच को कैरी ऑन करेंगे। जो निबंध आया हुआ है, निबंध का नया जुड़ा हुआ है, उसके लिए ज़रूर अपना होमवर्क कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो जीएस के दोनों पेपर है उसको लेकर के अपने अप्रोच में कोई बदलाव नहीं करेंगे, और आपसे भी उम्मीद किया जाता है कि आप बदलाव ना करें। बस ये है कि जो अप्रोच है उस अप्रोच को फॉलो करते हुए लास्ट में क्वेश्चन आंसर लिखने के लेवल पर जो ओरिएंटेशन है थोड़ा और उसको विस्तार दे देंगे और उसको इन्वर्टेड कॉमा में दे देंगे, जिससे कि आपको उस तरह के क्वेश्चन को और ज़्यादा फेस करने का मौका एग्जाम हॉल में जाने से पहले मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपका जो 3 तारीख है, आगे का जो साल है वो आपका बहुत अच्छा रहे। सभी लोगों का जो बीपीएससी 67 देने वाले लोग हैं उनका ऑप्शनल बहुत अच्छा जाए। अभी 2 पेपर में चाहे जैसा भी रहा हो, ऑप्शनल को बेस्ट करने की कोशिश करिए। टोटल 450 और 500, कभी 500 कट ऑफ गया है, कभी 450 गया है। अगर इस दोनों जीएस पेपर में अगर आपके पास 300 नंबर भी आता है और ऑप्शनल अच्छा करके 200 नंबर अगर ऑप्शनल में आ जाता है 300 में, तो 500 आप अच्छे से इंटरव्यू दे रहे हैं। अगर यहाँ से 350 नंबर जाता है और ऑप्शनल में फिर आप समझते हैं कि ऑप्शनल में 150 नंबर या 150 भी आ जाता है, तब भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं। अगर कट ऑफ के 2 पैरामीटर मानते हैं, एक 450 का कट ऑफ मानते हैं और एक 500 का मानते हैं। अगर जीएस के दोनों पेपर में लिबरल मार्किंग होगा तो कट ऑफ 500 जाएगा, और थोड़ा टाइट होकर मार्किंग होगा तो फिर 450 जाएगा। तो 450 जाएगा, टाइट होता है 300 नंबर आता है जीएस में, 150 300 आता है, तो आपको 150 नंबर चाहिए ऑप्शनल में। ठीक है, अगर लूज मार्किंग होता है और यहाँ पे पता चला कि 350 नंबर अगर आपको आता है तो फिर आपको फिर ऑप्शनल में 150 नंबर चाहिए। क्लियर है? तो अगर 150 के आसपास 50% भी ऑप्शनल में मार्क्स आपको आ जाता है, बस ऑप्शनल को थोड़े संभाल दीजिए, जिससे कि जो अगर किसी का जीएस में थोड़े कम हो रहा है, ऑप्शनल को थोड़ा संभाल दीजिए, जिससे कि इंटरव्यू का जो लिमिट है, उस लिमिट को, जो कट ऑफ है, उसको आप पार कर जाएं। ठीक है, और आपका जीएस अच्छा गया है तब भी आप ऑप्शनल को अच्छे से उसको संभाल दीजिए, जिससे कि आपका कटअप से आप ऊपर रहें, इंटरव्यू की जरूरत आपके लिए कम रहे। इंटरव्यू में अगर कम नंबर भी आता है तो सिलेक्शन ना रुके। ऐसे इस पर्पस के लिए आप ऑप्शनल को, जीएस भी अच्छा है, ऑप्शनल भी अच्छा है और इंटरव्यू भी अच्छा है, तब तो कोई सोचने की बात नहीं है। बीपीएससी 67 बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट यहाँ पे हैं। एक ही बार में आपको आपका चॉइस का पद मिल जाएगा। पीसीएस का एग्जाम देने से आप मुक्त हो जाएंगे अगर एसडीएम आपको मिल जाता है, आपका फर्स्ट चॉइस अगर मिल जाता है, पीसीएस का एग्जाम देने की जरूरत ही आगे नहीं पड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।